जो हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में कि भारतीय संविधान के भाग कितना में चर्चा मिलता है, तो ये भाग 4 में चर्चा मिलता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका चर्चा मिलता है। और नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान को कि भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, आइए इसका उद्देश्य क्या है। ये नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य, क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य। ये ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा चीज़ इसमें मिल जाएगी। ठीक है, आइए दूसरा क्या है, तो आर्थिक है, सामाजिक है, लोकतंत्र की स्थापना करना। चलिए आप इतना समझ गए। फर्स्ट क्वेश्चन है आएगा कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का या सिद्धांत का चर्चा मिलता है, तो भाग 4 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे कि अनुच्छेद 36 से 51 तक बोले थे हुआ, तो अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। क्या है, राज्य की परिभाषा। आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि राज्य की परिभाषा जो है क्या है। राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा इन अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य की परिभाषा वही होगा जो अनुच्छेद 12 में दिया गया। किसमें, अनुच्छेद 12 में दिया गया है। राज्य का मतलब क्या होता है, तो वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल एवं लोक संस्थाएं आदि। तो अनुच्छेद 36 में किसका चर्चा मिलता है, तो राज्य की परिभाषा का चर्चा मिलता है। किसका, तो राज्य की परिभाषा। और इसमें क्या चीज़ के जो अनुच्छेद कितने में बताया गया, अनुच्छेद जो 12 में बाबू बताया गया है वही चीज परिभाषा होगा, इसको बदलना नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। अनुच्छेद 37 की तरफ हम लोग चलते हैं कि अनुच्छेद 37 में क्या है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय में परिवर्तन नहीं, न्यायालय में परिवर्तन नहीं। कहने का मतलब है कि जो हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है इसमें न्यायालय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अनुच्छेद 36 से जो 37 है, 37 का देख लीजिए कि सिद्धांत का महत्व या कि कोई परिवर्तन नहीं। नीति निर्देशक तत्व का न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सिद्धांत सरकार के लिए नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य, क्या है हुआ, नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है। सरकार को इन्हें लागू करने की कोशिश करना चाहिए। अगर कोई राज्य होगा तो इसे लागू कर भी सकता है या तो नहीं भी कर सकता। इसके लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्या नीति निर्देशक तत्व के लिए न्यायालय बाध्य है, हाँ या ना, तो उसमें मारना है टिक नहीं, इसमें नहीं टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इसमें कि अनुच्छेद 38 क्या है। अनुच्छेद 38 है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या हुआ, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राज्य का ऐसा वातावरण बनेगा जिसमें सभी नागरिकों को न्याय मिले। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितने प्रकार के होता है, तो न्याय 3 प्रकार के होता है। कौन कौन न्याय, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। तो अनुच्छेद कितने में चर्चा मिलता है, तो अनुच्छेद 38 में चर्चा मिलता है। कितने में, तो अनुच्छेद 38 में चर्चा मिलता है न्याय से संबंधित। कोई दिक्कत, आइए इसी में है कि समाज में असमानता कम करने की दशा में काम करना चाहिए, कि भेदभाव की दृष्टि नहीं देखना चाहिए। क्या चीज़, भेदभाव की दृष्टि नहीं, इसमें सामान्य रूप से सभी नागरिकों को देखना चाहिए। ये राज्य का कर्तव्य या हमारे देश का क्या है, कर्तव्य है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 39 काफ़ी महत्वपूर्ण है। 39 का जो ए है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 39 में क्या है कि कुछ खास नीतियाँ हैं। अनुच्छेद 39 में कुछ खास नीतियाँ हैं जिसके बारे में हम देखेंगे कि राज्य नीतियाँ बनाएगा जिससे सभी को आजीविका मतलब होता है क्या बाबू, आजीविका मतलब होता है कि रोजगार का समान अवसर मिले। क्या मिले, रोजगार का समान अवसर मिले। उसमें सभी को मतलब नहीं उसमें लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाए, नहीं जाति के आधार पर किया जाए और नहीं धर्म के आधार पर किया जाए।
और नहीं कि जनजाति वगैरह वगैरह किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, इसमें समान वेतन मिले, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। अगर किसी काम को, अगर किसी एक काम को पुरुष भी काम कर रहा है और महिला भी काम कर रही है तो उसमें दोनों को समान वेतन हो और समान क्या हो, जैसे 8 घंटे का ड्यूटी पुरुष करता है तो 8 घंटा का ड्यूटी अगर महिलाएं कर रही है तो दोनों का वेतन समान हो। इसमें नहीं पुरुष का ज़्यादा होना चाहिए, नहीं महिलाओं का ज़्यादा होना चाहिए। क्या मिले, यहाँ पे समान वेतन की बात की गई है। किसमें, तो अनुच्छेद और अनुच्छेद किसमें, 39 में कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 39 की बात है। आर्थिक व्यवस्था किसी के पास केंद्रित ना हो, आर्थिक व्यवस्था किसी के पास केंद्रित ना हो तो बच्चों को स्वस्थ जीवन अवसर मिले। क्या मिले, बच्चों को स्वस्थ जीवन अवसर मिले। आइए 39 के जो 39 का ए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है बार बार। 39 के ए, 39 का ए या 39 का क आपको इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि जो गरीब आदमी है, आप कोई केस उस हो गया, आप उसको क्या है, केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, केस आप तो लड़ नहीं सकते क्योंकि वकालत की जानकारी तो है नहीं, सही व्यक्तियों के पास में तो रहता नहीं है, तो उसके लिए सरकार सरकारी वकील मुहैया कराता है। ठीक है, इसमें क्या है कि न्याय तक समान पहुंच, न्याय तक क्या है, समान पहुंच किसमें है, तो अनुच्छेद 39 के ए में राज्य गरीब को भी न्याय दिलाने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता देगा। निःशुल्क कानूनी सहायता देगा कहने का मतलब है क्या, कानूनी सहायता देगा जो किसी भी रूप से पिछड़े हो उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार अपना काम करेगी। अगर कोई आपराधिक या कोई मामला दीवानगी आपराधिक केस दायर होता है उसके लिए उनको वकील की ज़रूरत है, तो सरकारी वकील उनको मुहैया करा दिया जाएगा। जो ये निःशुल्क सहायता देने की बात कब जोड़ी गई, तो ये जोड़ा गया था अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, अनुच्छेद 39 के ए में। ठीक है, आइए अनुच्छेद 40 समझते हैं कि ग्राम सभा का स्थापना कब हुआ, या ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का गठन या स्थापना कब हुआ। तो इसका जो स्थापना हुआ था कब, तो 1992 में स्थापना हुआ। तब कौन संविधान संशोधन के तहत, तो इसमें जो संविधान संशोधन आया था 73वां संविधान संशोधन, या इसे आगे लिख लेते हैं, संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन में ग्राम पंचायतों का गठन या स्थापना की बात कही गई है। संशोधन तो हुआ कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में, इसे लागू कब कर दिया गया था, 1993 में। अगर अनुसूची की बात की जाए तो किस अनुसूची में इसे रखा, ग्राम पंचायतों को किस अनुसूची में रखा गया, तो हुआ 11वीं अनुसूची में रखा गया। अगर इसके विषय के बारे में बात किया जाए तो ये ग्राम पंचायत, या ग्राम पंचायत में कितने विषय है, तो 29 विषय, कितने, तो 29 विषय को रखा गया है। लिख लीजिएगा कि पंचायती राज का किस अनुसूची में चर्चा मिलता है, तो 11 में, और उसमें कितने विषय है, तो 29 विषय है। और संशोधन कब हुआ था इसको रखने के लिए, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में। लागू कब से कर दिया गया, तो हुआ 1993 से लागू कर दिया गया। ठीक है, राज्य गांव में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करेगा, यानी पंचायत राज्य की स्थापना करेगा। ठीक है, आइए अनुच्छेद 41 देख लेते हैं हम लोग। कितना, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या है, अनुच्छेद 41 में कि काम शिक्षा सहायता का क्या है, अधिकार है। काम शिक्षा और सहायता का अधिकार किस में है, तो अनुच्छेद 41 में चर्चा मिलता है कि राज्य के नागरिकों को काम शिक्षा और बेरोजगारी या बीमारी में सहायता प्रदान कौन करेगा, तो हमारा जो यहाँ का संसाधन जो है यह अनुमति दे सरकार कि यहाँ की गरीबी क्या होगी, दूर होगी। वहाँ के संसाधनों से अपना उपयोग करके अपना आजीविका, जीवन का निर्वाह करेगा, या अपना आजीविका चलाएगा, या अपना जो मिले या रोजगार वगैरह वगैरह जो हो। आइए अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 को हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 42 में बुआ चर्चा मिलता है, क्या है, श्रमिकों का कल्याण। किसका, तो श्रमिकों, श्रमिक मतलब होता है मजदूर। क्या होता है बुआ, मजदूर। कोई दिक्कत, श्रमिकों है तो मजदूर, मजदूरों का कल्याण। मजदूरों का कल्याण कब होगा, तो राज्य के श्रमिकों के लिए न्याय संगत कार्य स्थिति और मातृत्व का लाभ व्यवस्था कराया जाए। तो अनुच्छेद कितने में मातृत्व का लाभ है,
तो अनुच्छेद 42 में इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो यही क्वेश्चन सब रहेगा, ठीक है। और ये VVI प्रश्न सब है। तो मातृत्व का लाभ अनुच्छेद कितने के तहत? अनुच्छेद 42 के तहत चर्चा मिलता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। समझ में आप लोग को आ रहा है? देखिए यहाँ से अगर आप नहीं जानते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, मोबाइल में, या अपना नोट बना लीजिएगा रोक रोक कर वीडियो को। आइए अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में क्या है? आजीविका के लिए सम्मानजनक काम। क्या हुआ? आजीविका के लिए सम्मानजनक काम और वेतन भी इनको मिलता रहे। तो अनुच्छेद कितने के तहत चर्चा मिलता है? तो अनुच्छेद चर्चा मिलता है 43 के तहत। राज्य का ऐसा वातावरण बनेगा जहां सभी को सम्मानजनक काम, क्या मिलेगा बुआ? सम्मानजनक, जहां पे वो काम भी करे तो एक सम्मान के साथ करे, ठीक है, और उचित वेतन मिले। जो जितना काम करता है काम के अकॉर्डिंग उनको उसके अनुसार पैसा मिले। ये नहीं कि 12-12 घंटा काम करे 2-2 हज़ार रुपया दे रहा है, जिससे बिहार सबसे आगे है, ठीक है। यही तो उनकी बार का मुद्दा है कि सबसे अधिक रोजगार कौन पार्टी देगी अपने मैनिफेस्टो में। मैनिफेस्टो तो दे ही रहा है। आप देखिए वर्तमान में कई पार्टी चर्चित में है। एनडीए अलायंस है, सॉरी एनडीए है और इंडिया अलायंस, ठीक है। और एनडीए का गठन कब हुआ ये हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इंडिया पहले जो इंडिया था वो महागठबंधन से बना है, ठीक है। तो महागठबंधन को यूपीए कहा जाता था। यूपीए का गठन कब हुआ था और यूपीए से कौन निकला है? इंडिया अलायंस। तो इंडिया का गठन कब हुआ है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो लोग। और ये 12th के लिए कंपटीशन के किसी वनडे एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ से बाहर नहीं आएगा। अगर नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन आएंगे तो इससे बाहर नहीं आएगा। और 25 से 30 क्वेश्चन अभी हम इस पे करवा देंगे जो को फटाफट आपको कट जाएगा, इससे बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आप आगे देखते हैं। 43 के ए देखेंगे आप। अनुच्छेद 43 के ए में क्या है? श्रमिकों की भागीदारी। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में भागीदारी मिले। और ये कितने के तहत? ये कितने के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया। और नीति निर्देशक तत्व को इतना महत्व क्यों दिया गया? कौन सा ऐसा संशोधन हुआ संविधान में कितना महत्व अति हो गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इतने हाईलाइटेड में क्या आ गए? तो नीति निर्देशक तत्व आ गए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में 42वां हुआ। और 44वां कब हुआ? तो 2 साल बढ़ा देना, 76 2 78। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, ठीक है। अनुच्छेद 44 देखेंगे। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। क्या है? समान नागरिक संहिता। कोई दिक्कत? तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद कितने में चर्चा मिलता है? तो अनुच्छेद 44 में चर्चा मिलता है। कितने में? 44 में चर्चा मिलता है। थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए कि समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है, ये देख लीजिए अब। तो समान नागरिक संहिता को मतलब होता है कि राज्य पूरे देश में एक समान नागरिक कानून लागू करे। क्या करे? एक समान नागरिक कानून लागू करे या करने की कोशिश करेगा, ताकि सभी धर्म के नागरिकों के लिए एक जैसा कानून हो, चाहे वो क्या हो? सनातन या इस्लाम या सिख या ईसाई या बौद्ध या जैन या शैव या वैष्णव। ATC, ठीक है। तो कोई भी धर्म हो, उस सब धर्मों के लिए क्या हो? एक कानून हो। तो हमारे देश में कितना धर्म टूट गया है भाई? देखिए कितना अभी धर्म काम कर रही है। तो कितना सनातन, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव।
तो ये सभी धर्मों की अगर उत्पत्ति हुई है तो सनातन से हुई है। किससे? सनातन से ही हुआ है। ठीक है, बाकी ये तो बात की बात है, हम बता दिए कि क्या है यहाँ पे सभी धर्म। तो धर्म इतना ही है, अभी पता नहीं कि जिस प्रकार से है आगे कितना धर्म टूटता समय आएगा। किसी भी धर्म में जब कर्मकांडी या अगर भेदभाव किया जाएगा तो धर्म को बिखरना जरूरी है। हमारा ही धर्म नहीं, सब धर्म में बहुत ही रुकावटें आ रही है या टूट रहा है, सिर्फ हमारा ही धर्म ऐसा नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या चर्चा मिलता है बुआ? अनुच्छेद 45 में बच्चों की शिक्षा। बच्चों की शिक्षा मतलब 6 से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा। अब इसको किस में कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 के ए में कर दिया गया। अब शिक्षा मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, शिक्षा को क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। चलिए अनुच्छेद अब आते हैं हम लोग 46 में। किस में बुआ? 46 में आते हैं। अनुच्छेद 46 में क्या है कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की उन्नति। उन्नति मतलब विकास, या अगर उन्नति जो बाबूआ नहीं जानते हैं उसको हम विकास लिख देते। क्या लिख देते बाबू? विकास लिख देते। ठीक है, आइए अनुसूचित जाति, तो इसको आप एससी कह सकते हैं, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति को एसटी कह सकते हैं। इस सबके विकास के लिए क्या है? अनुच्छेद 46 में प्रावधान दिया गया। ठीक है, राज्य अनुसूचित जाति जनजाति को पिछड़े वर्गों की शिक्षा और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विशेष प्रयास करेगा। कौन करेगा बुआ? तो राज्य करेंगे। अनुच्छेद कितने के तहत? अनुच्छेद 46 के तहत करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 46 में क्या चीज़ का चर्चा मिलता है? तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के विकास के बारे में चर्चा मिलता है या उन्नति के बारे में चर्चा मिलता है। कोई प्रॉब्लम? आइए अनुच्छेद 47 हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 47 में क्या है? अनुच्छेद 47 है पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य है। ठीक है, पोषण मतलब होता है कि अपना खाना पीना कैसा है। तो अनुच्छेद 47 में इसका चर्चा मिलता है। राज्य का पोषण स्तर सुधारने और नशा मतलब जो नशीली चीज़ें हैं, जिसका शराब, और ये तो बिहार है तो भाई अच्छा से चर्चा होना चाहिए। हमारे नीतीश जी को किस में कोई चीज़ में नाम लीजिए या मत लीजिए, शराब वाला जो रोके हैं बहुत अच्छा कानून है। हाँ, ये अलग की बात है कि भाई बंद नहीं है, किसी जगह उपलब्ध हो जाता है, लेकिन एक कदम उनका बहुत ही अच्छा है। अब भाई कोई पीना चाहता है, जिसके पास पैसा है और वो पी रहा है, सरकार की गलती थोड़ी है कि ना पिए। सरकार का तो मतलब है भाई कानून बना देना, अपने राज्यों को नशा मुक्त बनाना। अब कई लोग होता है कि भाई पी पा रहा है, मर्डरों करना अपराध है तो यो करिए रहा है, लोग जेल में जा रहा है, शराब पी रहा है, बेच रहा है, जेल में जा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है कि भाई हमारा जो राज्य हो क्या हो, नशा मुक्त हो। नशा में चाहिए शराब हो, जिस प्रकार के नशीला है वो सब चीज़ मुक्त हो। ये नीतीश कुमार का बहुत ही अच्छा कदम है, और इस पर उनको काफ़ी लोग तारीफ भी की है कि होना चाहिए। बाकी कई राजनीतिक पार्टियां ट्रोल करते रहती हैं कि हम आएंगे तो मेरा पहला संशोधन होगा, सरकार में आएंगे तो शराब फ्री कर देंगे। भाई शराब फ्री कर दोगे, शराब फ्री नहीं है तो इतना अपराध है, शराब फ्री हो जाएगा तब कितना अपराध रहेगा। बाकी आप सब खुद समझदार है, देखिए 2025 का विधानसभा में किशोर है। ठीक है, तो ये नीतीश कुमार का अच्छा काम हमें लगा, शराब बंद करना। अगर सर पूरी तरीक़ा से बंद नहीं तो ये आपका भी जिम्मेवारी है। देखिए अगल बगल में शराब बिकता है तो करिए पुलिस का खबर। कहिएगा कि पुलिस का खबर करेंगे तो पुलिस से शराब भेजता है, कई जगह यह सुनने का मिलता, तो उसके ऊपर भी अधिकारी है, आप कंप्लेन करिए। ठीक है, आइए अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का सुधार। क्या है? कृषि और पशुपालन का सुधार अनुच्छेद कितना में है? तो 48 में है। कृषि का राज्य की पशु की नस्ल सुधारने और गाय बछड़ों की हत्या पर रोक लगाने की कोशिश करेगा। तो ये वो क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि अभी भारत में सनातन है, यहाँ से भी कंपनियों से चंदा लिया जाता है, लेकिन फिर भी गौ रक्षक है। चलिए होना चाहिए भाई, गौ की रक्षा होना चाहिए, लेकिन अब जो गाय काटता है उस कंपनियों से चंदा थोड़ी लेना चाहिए। ये तो भाई फिर तुष्टिकरण की राजनीति, एक जगह फंसवा भी रहे हो, एक जगह वोट भी मांग रहे हो, गजब बात है। हाँ चलिए
अनुच्छेद 48 में चर्चा है कि गायों की हत्या या बछड़ों की हत्या पर रोक लगाने का कोशिश अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 48 में दुधारू पशुओं का पर या उन दुधारू पशुओं के नस्ल को विकास करना अनुच्छेद कितने में चर्चा मिलता है? तो अनुच्छेद 48 में चर्चा मिलता है। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए हम लोग देखते हैं 48 के, ये देखते हैं 48 के में वन और पर्यावरण संरक्षण, वन और पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद कितने के तहत? अनुच्छेद 48A के तहत है। और ये कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा और वनस्पति और जैव विविधता को संरक्षित रखेगा। ये अनुच्छेद कितने में चर्चा मिलता है? तो अनुच्छेद 48 के ए में चर्चा मिलता है। अब हम आएंगे 49 देखेंगे। 49 में क्या है? तो 49 में है कि राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। क्या हुआ? राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा अनुच्छेद कितने में चर्चा मिलता है? तो अनुच्छेद 49 में 49 की राज्य प्राचीन स्मारकों तथा स्थान कला वस्तुओं को रक्षा करेगा। इसको कोई तोड़े नहीं, कोई पार्टियां आकर बर्बाद ना कर दे। जिससे आज कई लोग कहते हैं कि ताजमहल को तोड़ दिया जाए। भाई तोड़ के क्या मिलेगा? है चलने दीजिए। ताजमहल को तोड़िएगा तो लाल किले को तो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वह तो एक मुगल सल्तनत के काल में बना है ना। तो ये सब नहीं करना चाहिए। जो हमारे देश में है पुरानी स्मारकें हैं तो उसको तोड़ने से क्या फायदा है, रहने दीजिए। आइए अनुच्छेद 50 देखते हैं। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन आएगा किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया? तो अनुच्छेद 40 में। ठीक है, इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। तो कार्यपालिका कौन होता है? बुआ सरकार। तो कार्यपालिका में कौन कौन आता है? अगर आप केंद्र की बात करें तो केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आएंगे उनके। और राज्य की बात करेंगे तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल। और न्यायपालिका में अगर बात करें तो कौन? वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये आएंगे। कोई दिक्कत? तो न्यायपालिका को भी आपको स्वतंत्र रखना पड़ेगा ताकि वो न्याय दे सके। लेकिन वर्तमान की स्थिति ऐसी है, कुछ भी कहना मुश्किल है आजकल की स्थिति में। लेकिन न्यायालय है, बहुत ही अच्छा है भाई हमारा न्यायालय। चलिए अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। राज्य अन्य देशों से शांति, मैत्री और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का क्या करेगा? पालन करेगा। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या है हुआ? शामिल है। पढ़ा रहे थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सब खत्म हो गया है। अब इससे जितना भी क्वेश्चंस बनने वाला है अभी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देख लेना है।